तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इंजीनियरिंग फिजिक्स के मॉड्यूल नंबर सेकंड को, जिस मॉड्यूल का नाम है वेब ऑप्टिक्स। इससे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का नाम है बेसिकली वेब ऑप्टिक्स, और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, जैसे कि हाइजेंस प्रिंसिपल। अब हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या होता है, इसको मैंने पहले ही वीडियो सीरीज के अंदर बता रखा है। तो अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है, क्योंकि वो यूनिट नंबर 1 का ही पार्ट है, तो यूनिट नंबर 1 में ही वो टॉपिक्स कवर अप हो चुके हैं। तो उन टॉपिक्स को आप देख के उन चीजों को कवर अप कर सकते हैं। और ये जो चीजें दी गई हैं इस बुक के अंदर, कुछ चीजें इसमें है जो आपके जरूरत की नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आपका जो टॉपिक है वो है आपका स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। टॉपिक आपको हेडिंग बना लेना है इसके नाम से, और पॉइंट वाइज चीजों को लिख लेना है। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट दैट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम behaved upon by two or more wave simultaneously in the algebraic sum of the displacement of the same particle due to the individual waves in the absence of other। यानी सुपरपोजिशन थ्योरम बताता है कि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी पार्टिकल ऑफ मीडियम के बीच में, जिसमें दो या दो से अधिक वेव्स साइमल्टेनियसली जुड़े होते हैं, और उनका जो अलजेब्रिक सम होता है वो किसके सम के इक्वल होगा, जो पार्टिकल होता है ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स उसके सम के इक्वल ये होता है। क्लियर। अब यहाँ पे जैसे कि हम बात करें, और यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कि एट एनी इंस्टेंस लेट अस कंसीडर ड्यू टू अ सिंगल वेव ट्रेंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स एट द सर्टेन पॉइंट y1 in the given direction and the that due to the अदर वेव ट्रेंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ y2। तो इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट बनेगा, कहने का मतलब क्या है, जो r बनेगा वो क्या बनेगा, r इज इक्वल टू y1 प्लस y2। स्टार्ट क्लियर। एंड जब व्हेन टू डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी जब आपका डायरेक्शन सेम हो तो उस कंडीशन में y1 प्लस y2 होगा। अगर डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, y1 माइनस y2 होगा। क्लियर। अब अगला टॉपिक आपका आता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी इंटरफेरेंस क्या होता है लाइट का, और इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेडिंग बना लीजिएगा अच्छी तरीके से, क्या होता है ये डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि व्हेन टू लाइट्स और टू लाइट वेव्स और superimpose then the resultant amplitude or intensity in the region of the superposition is different than the amplitude of the individual waves। यानी जब दो लाइट जो वेव्स होते हैं वो सुपरपोजिशन यानी जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा उस रीजन में सुपरपोजिशन होगा वो डिफरेंट होगा उस एम्पलीट्यूड के इंडिविजुअल वेव्स के फॉर्मेट से। ओके, and this modification in the distribution of intensity in the region of superposition is called interference। यानी यही जो मॉडिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस इंटेंसिटी के लिए, वही आपका क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस कहलाता है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि व्हेन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज द सम ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ड्यू टू टू वेव्स द इंटरफेरेंस इज नोन एज द constructive interference, and when the resultant amplitude is equal to the difference of two amplitude, द इंटरफेरेंस इज नोन एज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो सम होगा, सम ऑफ एम्पलीट्यूड अगर दो वेव्स की वजह से होगा, तो जो इंटरफेरेंस जिसको जो इंटरफेरेंस निकल के आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव कहेंगे। और जो डिफरेंट जो एम्पलीट्यूड होंगे उसके वजह से जो हमें इंटरफेरेंस मिलेगा वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा। अब टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस की हम बात करें तो मेनली दो तरीके के इंटरफेरेंस आपको पढ़ने हैं, जिसमें आपका आता है डिवीजन ऑफ वेव फॉर्मेट, सॉरी वेव फ्रंट, और दूसरा आपका आता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ये वेव फ्रंट में क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि द इंसिडेंट वेव फ्रंट इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स बाय यूटिलाइजिंग द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रेक्शन। यानी जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा उसको हम डिवाइड करेंगे किसमें, दो पार्ट्स में, using the phenomena of reflection and using the phenomena of diffraction। Okay, and these two parts of the same wavefront travel unequal distance। यानी ये जो दो parts of same wavefront है वो travel होंगे unequal distance के regarding, and routine at the some angle to produce the interference bound, and the functions by prism
एंड लोअर्ड मिरर एंड आर द एग्जांपल ऑफ दिस क्लास। यानी इस क्लास के लिए जो फ्रेजल प्रिज्म होता है और जो लोअर्ड मिरर होता है, ये एग्जांपल है आपका डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का। अब डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द इनकमिंग बीम इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट आइदर बाय द पैरेलल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। यानी जो एम्पलीट्यूड इनकमिंग बीम पे लगता है वो डिवाइड होता है दो पार्ट में, या तो वो पैरेलल रिफ्लेक्शन होगा या फिर वो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। एंड these divided parts unit after traversing different path and produce the interference। यानी ये जो डिवाइडेड यूनिट्स रहेंगे वो ट्रेवलिंग के बाद दो डिफरेंट पार्ट को और प्रोड्यूस करेंगे इंटरफेरेंस को। एंड इन दिस केस it is not essential to employ a point or a narrow line source but a broad light source may be employed to produce the brighter band। and Newton's ring और जो आपका माइकलसन इंफेरोमीटर, ये क्या है, ये डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के एग्जांपल है। अब इसी के अंदर एक और चीज आ जाता है, इंटरफेरेंस के अंदर ही अगर आप हेडिंग बना रहे हैं तो उस हेडिंग के अंदर ही आप टाइप्स को भी लिख सकते हैं और उनकी जो कंडीशंस होती हैं उनको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है कंडीशन फॉर sustained इंटरफेरेंस। यानी कंडीशन टू ऑब्टेन द सस्टेंडेड इंटरफेरेंस पैटर्न इज गिवन बिलो। इसमें सबसे पहला है द टू सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट। यानी जो दो सोर्सेज होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि दे शुड वाइब्रेट इन द सेम फेज और देयर शुड बी कांस्टेंट फेज डिफरेंट टाइम। यानी ये क्या होना चाहिए, ये वाइब्रेट करने चाहिए सेम फेज के अंदर, और इनका जो कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, सीधा हो जाएगा। ओके, उसके बाद इसी के अंदर जो फॉर्मेशन बनता है वो इक्वेशन आपका इस फॉर्मेट के रूप में आता है। सेकंड आपका इसके अंदर कंडीशन कह रहा है कि द टू सोर्सेज मस्ट बी इमिट कंटिन्यूअस वेव्स ऑफ द सेम वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड। यानी जो दो सोर्सेज होंगे वो इमिट होंगे कंटिन्यूअस वेव्स के रूप में और सेम वेवलेंथ और टाइम पीरियड इसके अंदर होगा। ओके, सेकंड कंडीशन आपका आता है कंडीशंस फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्रिंग्स। फ्रिंग्स के कंडीशन में जो ऑब्जर्वेशन निकल के आएगा वो क्या है, इसमें तीन कंडीशंस आपके दिए गए हैं, ए बी और सी पार्ट। तो ए पार्ट में कह रहा है कि द सेपरेशन बिटवीन द टू सोर्सेज टू डी शुड बी स्मॉल। यानी जो दो सेपरेशन होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। और इसके रिगार्डिंग जो पॉइंट्स है यहाँ पे दिए गए हैं। सेकंड आपका है द डिस्टेंस डी बिटवीन द टू सोर्सेज एंड स्क्रीन शुड बी लार्ज। यानी जो डिस्टेंस डी होने चाहिए और दो सोर्सेज के बीच में, उसमें जो स्क्रीन होने चाहिए वो लार्ज होने चाहिए। और थर्ड कह रहा है कि द बैकग्राउंड शुड बी डार्क। यानी जो बैकग्राउंड होनी चाहिए वो डार्क होने चाहिए। थर्ड कंडीशन है कंडीशन फॉर गुड को कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसमें भी तीन कंडीशन आपको देखने को मिल जाएंगे, आप वहां पे उनको लिख सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है यंग डबल स्लाइट एक्सपेरिमेंट। काफी इंपॉर्टेंट, काफी पॉपुलर टॉपिक, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ये सारे टॉपिक्स। तो इन टॉपिक्स को मिस नहीं करना है, ज्यादा ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में चीजों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सकें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसमें इस टॉपिक को। तो इसमें कह रहा है कि द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स वाज फर्स्ट डिमोन्स्ट्रेटेड बाय द थॉमस यंग इन 1801। यानी जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव है वो सबसे पहले डिमोन्स्ट्रेट किया गया किसके द्वारा, थॉमस यंग के द्वारा 1801 ईस्वी में। एंड इसके अकॉर्डिंग अगला पॉइंट कह रहा है कि schematic of the apparatus used in this figure in showed in figure 2.5। यानी आप देख सकते हैं फिगर 2.5 के अंदर एक फिगर दिया गया है, उस फिगर के अकॉर्डिंग आप उसको रिलेट कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ही permitted the sunlight to passes through the pin hole P and then at the same distance through two sufficiently close pinhole P1 and P2 in an opaque screen। यानी जो उन्होंने बताया कि जो आपके सनलाइट परमिट हो रहा है उस होल पीक पे, तो जो कुछ डिस्टेंस को कैरी कर रहा है, जिसमें जो क्लोज P1 और P2 यहाँ पे आप फिगर के अंदर देख सकते हैं, उस फिगर में जो है वो स्प्लिटिंग यहाँ पे हो रहा है। और स्प्लिटिंग की मदद से आप इस फिगर के अकॉर्डिंग जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स को देख सकते हैं। यहाँ पे सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखी गई हैं। अब यहाँ पे आपका आता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। तो ये बाइप्रिज्म का जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे दिया गया है। इसका यूज बेसिकली बाइप्रिज्म के लिए ये किया जाता है। यानी पर्सनल यूज्ड बाइप्रिज्म टू शो द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस। यानी जो इंटरफेरेंस का फेनोमेना होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए इस जो टॉपिक है ये टॉपिक को पढ़ना जरूरी होता है। तो इस टॉपिक का बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फॉर्मेशन आपके सामने दिख रहा होगा। इसका वर्किंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, वर्किंग प्रोसीजर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। पूरा प्रोसीजर है यहाँ पे, पूरा आपको चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत
पॉइंट्स वाइज चीजों को अगर आप याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो मैं जो जो टॉपिक जरूरियात हैं वही टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा कि आप वो कवर कर लीजिए। बाकी आपके ज्यादा समय आपको वेस्ट नहीं किया जाएगा और चीजों को मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से लेके चल रहा हूँ ताकि आपका समय बचे। तो मैं जो बताऊंगा वही आपको लिखना है, वही आपको कवर अप करना है, क्योंकि इस बुक के अंदर बहुत सारी चीजें जो है जो यूजलेस है, जिनका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, वो भी चीजें यहाँ पे दे दी गई हैं। तो आपको कोशिश ये करना है कि उन टॉपिक्स को अवॉइड करें जिनका हमारे कंटेंट से कोई मतलब नहीं है कि नहीं। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कर लेना है, फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है और उस फॉर्मूला पे आपको आधारित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उन पे आपको डिमांड करना, कमांड करना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, आप उनको देख के अच्छे तरीके से उनको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, अगला आपका आता है न्यूटन्स रिंग, माइकलसन इंटरफेरोमीटर एंड मैच जेडिंगर इंटरफेरोमीटर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तीनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट और काफी पॉपुलर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इससे पूछे जाते हैं। तो न्यूटन्स रिंग फॉर द डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आपके सामने दिया गया है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, इसका पूरा फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। ऑल्दो अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट एग्जामिनेशन में आ रहा है तो उस एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको थ्योरी कम लिखना है, आपको कोशिश करना है कि जो फिगर दिया गया है उस क्वेश्चन के अंदर और जो उसका डेरिवेशन है वो डेरिवेशन आपको प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ये जो न्यूटन रिंग आपको दिख रहा है फॉर द फॉर्मेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे लिखी गई हैं। तो ऑल दो थ्योरेटिकल पार्ट से आपको मतलब नहीं है, आपको इस फिगर से मतलब है और इस फिगर के अकॉर्डिंग जो आपका इक्वेशन बन रहा है इस इक्वेशन से आपको मतलब होना चाहिए। तो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है, मेंशन की गई है, बस कुछ नहीं करना, फिगर के अकॉर्डिंग आपको चीजों को पढ़ते जाना है, लाइन बाय लाइन आप पढ़ते जाएंगे, सारा जो टॉपिक है वो आपका कवर अप होते जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो आंसर है आपको मिलता जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप है, बिल्कुल कोई बहुत बड़ी इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, आप इनको अच्छी तरीके से इजिली कवर अप कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आपका आता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, यानी ये क्या होता है माइकलसन। तो अभी हमने न्यूटन रिंग को डिस्कस किया, आपने उस टॉपिक को अच्छी तरीके से लिख लिया होगा। अब उसके बाद आता है माइकलसन, तो ये क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि दिस इज एन optical instrument by which we can obtain the interference of rings at the different shape and by nothing their positions and the wavelength of light can be measured to greatly accuracy। यानी ये एक प्रकार का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोसेस होता है जिसमें जो हमें वेवलेंथ होता है लाइट का वो मेजर करने में आसानी होती है, जो काफी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ हमें ये चीजें प्रोवाइड करती है। And a light ray is divided into the two parts by the a partial reflection and the partial transmission। तो ये उसका कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं। और मैंने फिर से कहा कि जो भी आपका क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आता है उस क्वेश्चन में अगर थ्योरेटिकल पार्ट है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या फिर कोई फिगर है तो उस फिगर को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है विथ प्रॉपर नेमिंग, नेमिंग के साथ बनाना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो इस फिगर को आपको अच्छे तरीके से बना लेना है, एक दो बार आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें क्लियर नहीं होंगी। और कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में प्रैक्टिस का ही बहुत बड़ा डिमांड होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। तो कंस्ट्रक्शन आपका ये हो गया, ये उसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ये किस तरीके से वर्क करता है, सारा प्रोसीजर यहाँ पे लिखा गया है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी, आप इसको पढ़ के इजिली समझ सकते हैं और सारी चीजों को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सर्कुलर फ्रिंग, यहाँ पे उसके सर्कुलर फ्रिंग जो है उसके फॉर्मेशन के बारे में भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, लेकिन उतना ज्यादा ये वेटेज नहीं रखता। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये जो आपका जो टॉपिक दिख रहा है जिसे हम लोग मैच जेंडर इंटरफेरोमीटर कहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका फिगर दिया गया। थ्योरेटिकल पार्ट पे आपको ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना उस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप उन चीजों को देख के पढ़ के समझ सकें कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ऑल्दो एग्जामिनेशन में अगर थ्योरेटिकल पार्ट कम भी रहेगा चलेगा, लेकिन आपका जो न्यूमेरिकल पार्ट और जो कह सकते हैं जो फिगर का रिप्रेजेंटेशन है, अगर आप उसको बेहतर तरीके से अटेम्प्ट करके आते हैं तो एग्जामिनेशन में नंबर आपको बेहतरीन मिलेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है वहां पे। ओके, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो फिगर है फिगर को ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड आएंगे, न्यूटन रिंग्स पे आधारित कुछ इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है जो कि न्यूटन रिंग के लिए यूज होता है, एन का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 10th, और यहाँ पे डी 10th के लिए कितना वैल्यू दिया हुआ है आपका 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेमडा का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रम। तो इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से चूंकि निकालना क्या है आपको, जो कर्वेचर लेंस का जो रेडियस है वो निकालना है, तो चूंकि आर आपको निकालना है तो आर आप क्या कर सकते हैं, सिंपल से डिवीजन
के द्वारा आर को अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो आर का वैल्यू जो है 104.2 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। इसी तरीके से कुछ और भी न्यूटन रेंज पे आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, आप उनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होगी। और सारी चीजें समय को देखिए, वीडियोस को जल्दी जल्दी से प्रोवाइड किया जाए ताकि आपकी सही समय पे पूरे सिलेबस को कवर अप किया जाए। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से कि आपको हर एक टॉपिक को बता दिया जाए। अगला आपका आता है जो डिफ्रैक्शन फॉर्म होता है फ्रॉम द सिंगल स्लिट एंड द सर्कुलर अपरेटर के लिए वो किस तरीके से यूज होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं उसके रिगार्डिंग भी कुछ टाइप्स और कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। ये डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जामिनेशन में कभी कभार पूछ देते हैं। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन, यानी इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो इंटरफेरेंस में आप देख सकते हैं पॉइंट कह रहा है कि इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस बिटवीन टू सेपरेट वेव फ्रंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज, यानी जो इंटरफेरेंस होता है वो प्लेस को कैरी करता है जिसमें दो सेपरेट वेव फ्रंट होते हैं, ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज को। और जो डिफ्रेक्शन होता है वो टेक्स प्लेस व्हेन द सेकेंडरी वेवलेंथ, यानी इसमें प्राइमरी इसमें सेकेंडरी, ओके, फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट ऑफ द सेम वेव फ्रंट, ओके। सेकंड कह रहा है कि फ्रिंग विड्थ मे और मे नॉट बी द सेम, यानी इसमें जो फ्रिंग की चौड़ाई होती है वो या तो सेम रहेगी या तो सेम नहीं रहेगी, लेकिन फ्रिंग्स आर नॉट ऑफ द सेम विड्थ, यानी इसमें फ्रंट की जो विड्थ होनी चाहिए वो सिमिलर नहीं होनी चाहिए, ओके। अगला आपका जो इसके अंदर आता है थर्ड पॉइंट, वो कह रहा है कि ऑल द मैक्सिमाज आर ऑफ द सेम इंटेंसिटी, यानी जितने भी मैक्सिमा होते हैं उनकी जो इंटेंसिटी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। एंड इसमें कह रहा है कि मैक्सिमाज आर ऑफ द वेरिंग इंटेंसिटी। और फोर्थ पॉइंट भी आपके सामने है, कह रहा है कि द मिनिमम इंटेंसिटी रीजन्स आर यूजुअली ऑलमोस्ट परफेक्टिवली डार्क, यानी जो मिनिमम इंटेंसिटी रीजन होगा वो क्या होगा, यूजुअली परफेक्टिव या क्या होगा, डार्क होगा। और ये जो क्या होगा वो उतना डार्क नहीं रहेगा, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और बहुत ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है ये, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये पूछे जाने वाले सारे टॉपिक्स हैं, सारे क्वेश्चंस हैं। तो इनको आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाने की जरूरत है। सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, और जिस टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर करना है उसको मैं ज्यादा जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उनको अच्छी तरीके से कवर अप करके जाएं। ये उनके बीच का डिफरेंस है, आप वहां पे इसको देख सकते हैं। ये भी उतनी ज्यादा जरूरी यार टॉपिक नहीं है। और यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं, जैसे आपका रिलाइट जो आपका क्रिटेशंस ऑफ रेजोल्यूशन होता है वो क्या होता है, ये भी टॉपिक जरूरी है। लेकिन अभी तक के एग्जामिनेशन में, यानी पिछले 2-3 साल के जो पेपर्स हैं उनमें क्वेश्चंस काफी कम पूछे गए हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि इन टॉपिक को आप कवर अप करके जाएं, क्योंकि ज्यादा चीजों को आप देखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं है कंफ्यूजन का। और कोशिश ये करना है कि आप कम से कम टॉपिक को कवर अप करके जाएं, कम करें लेकिन बेहतर करें, मेरा मानना ये है। तो आप हमारे गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो बिल्कुल आप बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे अपने एग्जामिनेशन में, कोई दिक्कत परेशानी वाली उसमें बात नहीं होने वाली, ओके। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इन सारे टॉपिक्स को अवॉइड करना है आपको, क्योंकि ये यूजलेस टॉपिक्स हैं, आपके सिलेबस से इनका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि देखिए आप पढ़िए वही चीज जो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में है, क्योंकि वक्त को ज्यादा लेके चलने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर आप बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स का सब्जेक्ट का उतना ज्यादा इंजीनियरिंग में रोल है क्या, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, आपको पढ़ना है तो बस पढ़ना है। आपने जो सिलेबस है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने बना दिया है कि हाँ ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो बस पढ़ना है। अब क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अब इसमें तो कवर अप करने की जरूरत वाली कोई चीज नहीं है, क्योंकि सारे टॉपिक्स आपके सामने हैं और सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और इसी के साथ हम लोगों ने यूनिट नंबर सेकंड भी कंप्लीट किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यूनिट नंबर सेकंड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपने देख लिया होगा कौन कौन से टॉपिक्स जरूरी हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर अप करने हैं, वहां सारे मैंने चीजों को बता दिया है। आप जरूर देखिएगा वीडियो को, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।